इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी अल्टीग्रेड की, तो आपको भी कंटिन्यूटी बनाकर रखनी होगी, जिससे कि आपकी निरंतर तैयारी अच्छी हो सके। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। आज सेशन में बने रहिए, और उससे पहले कि आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपनी धुरी पर झुकाव सबसे अधिक है? मंगल, बृहस्पति, वरुण या फिर अरुण? सबसे अधिक जो झुकाव है वह अरुण का, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं, जो इसमें इन चारों में मंगल, बृहस्पति, वरुण और अरुण दिया हुआ है, तो जो मंगल का झुकाव है वह है आपका 25.9, यानी कि लगभग 25 डिग्री है। उसके बाद बृहस्पति का 3.1 है। वरुण का जो है आपका 28.3 डिग्री झुकाव है। लेकिन सबसे ज़्यादा अरुण का जो है वो है आपका 97.8 डिग्री। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा झुकाव इसका है, अरुण का है। यदि आपसे पूछ ले इन चारों में, तो सबसे ज़्यादा अरुण का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित सकराखंड ब्लॉक कहलाता है? ग्रैबेन, हास्ट, एकन ग्राच, मोनोक्लान या फिर अपनति? तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका हास्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? स्लेट, बलुआ पत्थर, सिस्ट, सेल, संगमरमर, चूना पत्थर या फिर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर? तो ये सिस्ट का सेल होता है, संगमरमर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट का बलुआ पत्थर। लेकिन जो स्लेट होता है इसका बलुआ पत्थर नहीं होता है। स्लेट का क्या होता है? वो होता है फाइलाइट। ये होता है फाइलाइट। आपको इसको ध्यान रखना है और याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाना का प्रयोग किया जाता है? मरकरी पैमाना, रिक्टर पैमाना, दोनों या फिर बैरोमीटर? तो भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वह मापी जाती है मरकरी पैमाने पे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहिर्मंडल में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? निम्न बहिर्मंडल में पूछा है कि बहिर्मंडल में, न कि वायुमंडल में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो आप नाइट्रोजन लगा कर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये पूछा है बहिर्मंडल में, तो बहिर्मंडल में जो पाई जाती है अधिकतम, वह पाई जाती है हाइड्रोजन। डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका सी नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब पूछा जाएगा वायुमंडल में, तो आपका नाइट्रोजन होगा, अन्यथा बहिर्मंडल में पूछा गया तो ये होगा हाइड्रोजन। आयनमंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। यहाँ गैसें आयनित रूप में होती हैं। यह वातावरण की ठंडी परत है, या फिर यह मध्यमंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होता है। तो आयनमंडल के बारे में जो सत्य नहीं है वो है यह मध्यमंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होता है। डी ऑप्शन सही है, और यही सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल है? आर्कटिक समुद्री जल, उत्तरी प्रशांत तटीय जल, अंटार्कटिक समुद्री जल या फिर उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल? तो कौन सा है सर्वाधिक घनत्व वाला जो समुद्री जल है? वो है अंटार्कटिक समुद्र तलीय जल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एशियन खाई गर्त स्थित है? पूर्वी हिंद महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में या फिर पश्चिमी हिंद महासागर में? तो एल्यूसियन खाई जो है स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में। सी ऑप्शन सही है। बेलापवर्ती निक्षेपों में शैवाल या काई से निकले पदार्थ होते हैं और अधिकांश तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं नीला पंख, ऊज यानी सिंधु पंख, लाल पंख या फिर परवाल पंख? तो इसको बोलते हैं ऊज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही है? महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान, महासागरीय गहराई या फिर महाद्वीपीय शेल्फ? और बी है महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान या फिर महासागरीय गहराई। महासागरीय गहराई तो जो करेक्ट है, अनुक्रम जो सही है इसमें पूछा गया है, तो हो जाएगा महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मैदान और महासागरीय गहराई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? जैव एकरूपता, जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह या फिर ऊर्जा ह्रास? तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का जो आधारभूत तत्व होता है वह होता है ऊर्जा प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया संकल्पना और एक तरफ दिया गया उसके प्रतिपादक कौन है। आइए देख लेते हैं। पारिस्थितिकी नीचे, गहन पारिस्थितिकी, इथोलॉजी और है पारिस्थितिकी। तो जो पारिस्थितिकी नीचे है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं जे ग्रिनेल यानी कि ए का 3। गहन पारिस्थितिकी के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके ए नेस यानी कि बी का 1। इथोलॉजी के जो प्रतिपादक हैं वो हैं IG सेट हिलेरियर, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचारण होता है। प्रत्यक्ष प्रवाह, अप्रत्यक्ष प्रवाह, उत्क्रमणी या फिर अनुत्क्रमणी। तो यह होता है उत्क्रमणी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का जो संचारण होता है वो उत्क्रमणी प्रकृति का होता है, क्योंकि इनका जो संचारण अग्र तथा पश्च दोनों दिशा में होती है। यह कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती हैं, यह सदैव सामान्य अवस्था प्रदर्शित करती हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सूची 1 सूची 2 फिर से मिलाना है। एक तरफ दिया है पोषण स्तर और एक तरफ दिया है जीव। तो जो स्वपोषी होते हैं वो कौन सा है, वो हो जाएगा घास। घास क्या है, स्वपोषी है। शाकाहारी, शाकाहारी क्या है, शाकाहारी है भेड़। भेड़ क्या है, भेड़ शाकाहारी है। मांसाहारी क्या है, तो मांसाहारी है तेंदुआ। और मनुष्य तो आपको पता ही है, मनुष्य सर्वाहारी है, मांस भी खाता है। मनुष्य घास भी खाता है, जैसे साग पालक हो गया, चौराई हो गया, ये घास भी खाता है और मांस भी खाता है। इस तरह से मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। डी का 1, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवों में सम्मिलित है पादप समुदाय, प्राणी समुदाय, मृदा व जलवायु या फिर प्राणी व वनस्पति। तो जो जीवों में सम्मिलित है वह है आपका प्राणी व वनस्पति दोनों सम्मिलित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। मरुस्थली, घास का मैदान, पर्वतीय या फिर सामुद्रिक। तो कौन सा फैला हुआ है सबसे ज़्यादा, यह फैला हुआ है पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र फैला हुआ है, लगभग 71%। ठीक है, क्या है, जलीय यानी कि सामुद्रिक। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी यानी कि साझा करती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो सीमाएं लगती हैं वो किसकी लगती हैं, छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसकी जो है 7 से लगती हैं, 7 राज्य से लगती हैं। और एमपी की हैं, एमपी की 5 राज्य से लगती हैं। पश्चिम बंगाल की भी 5 से लगती हैं और आंध्र प्रदेश की लगती हैं 5 से, यानी कि एमपी, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की 5-5 हैं, छत्तीसगढ़ की 7 हैं। बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची 1 सूची फिर से मिलाना है। एक तरफ हिमालय के प्रादेशिक विभाग दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए हैं सीमाबद्ध करने वाली नदियाँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, खासकर पीसीएस में भी पूछा गया है। ये देखते हैं, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो कुमायूं हिमालय सतलज से काली के मध्य। कुमायूं हिमालय स्थित है सतलज से काली के मध्य। कुमायूं हिमालय सतलज से काली के मध्य, यानी कि सतलज एवं काली। ऑप्शन नंबर ए का 4। नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय स्थित है काली से तीस्ता के मध्य। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य। पंजाब हिमालय स्थित है सिंधु तथा सतलज के मध्य। सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब है। और असम हिमालय है तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र के मध्य। तो ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2 किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से सुनिए, कुमायूं हिमालय सतलज से काली के मध्य, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के मध्य, पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज के मध्य, असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य। अगला प्रश्न, दून घाटी कहाँ स्थित है। महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो जो दून घाटी अवस्थित है वो है शिवालिक हिमालय में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में कुछ विस्तृत घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में दुआर कहते हैं, यानी कि पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में दुआर कहते हैं। जैसे देहरादून,
पाटलिदून, कोटलिदून इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे? अवरोही माने घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यहाँ तो ठीक है लेकिन महानदी नहीं है। तो आइए देखते हैं, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती है। तो सबसे जो लंबी इसमें इन चारों में दिया गया है, गोदावरी है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है और फिर ताप्ती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। गोदावरी कितनी है? 1465 किलोमीटर, यह है 1465। नर्मदा कितनी है? 1312। महानदी है आपकी 858 और ताप्ती 724 किलोमीटर लंबी है। तो इस तरह से 1463 गोदावरी, 1312 नर्मदा, 858 महानदी और 724 ताप्ती। इस तरह से बी ऑप्शन सही है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब। तो भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित जो अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कितना है? लगभग 83.84 हेक्टेयर। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है? घटते क्रम में लगाना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। या फिर डी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो जो घटता हुआ क्रम है यानी कि सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा यूपी में नंबर 1 पे है, उसके बाद महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, कर्नाटक नंबर 3 पे है और तमिलनाडु नंबर 4 पे। यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसाधन संरक्षण से आशय क्या है? संसाधनों का अनुप्रयोग, संसाधनों के उपयोग में कृतज्ञता, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, आवश्यकता होते हुए भी किसी संसाधन को पृथक करके संचित करना। ये तो सरासर गलत है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है? संसाधन संरक्षण से आशय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसका कथन संसाधन होते नहीं बन जाते हैं? यह किसका कथन है? ये इम्पोर्टेंट कथन हो जाएगा आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। गोड्ज, आर.एन. ब्राउन, आई.ई. मर्फी या फिर ई. जिम्मरमैन। तो ये जो कथन है यह है ई. जिम्मरमैन का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि संसाधन होते नहीं बन जाते हैं, ई. जिम्मरमैन का ये कथन है, स्टेटमेंट है। इसको आपको याद कर लेना है। सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज तथा जल प्रतिशत मिलता है? 20% और 15%, 40 और 25, 55 और 30 या फिर 60 और 25। तो इसमें पूछा गया है खनिज और जल। तो जो मिलता है मृदा में 40% खनिज होता है और 25% जल होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स स्थित है फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में या फिर टर्की यानी कि तुर्की में। तो कहाँ पे है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जस्ता एवं सीसा के लिए जो प्रसिद्ध है ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में है। पूछा जाए कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पे? तो यह न्यू साउथ वेल्स में, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स में। ये भी आपको याद रख लेना है। रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है फ्रांस में, जर्मनी में, ग्रेट ब्रिटेन में या फिर रूस में। तो आप, ये फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो रूर जो औद्योगिक प्रदेश स्थित है वह जर्मनी में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ये आपको याद रखना है। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? राज्य नहीं पूछा गया है। भारत, क्यूबा, ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंडोनेशिया। तो जो चीनी का कटोरा बोलते हैं वो बोलते हैं क्यूबा को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और क्यों बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। स्टेनसियस है अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म, ब्राज़ील में छोटी भूसंपत्ति, मलेशिया के बागान या फिर यूएसए के व्यापारिक अन्न फार्म। तो जो स्टेनसियस है वो है अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कोई भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।
चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी, बी.एस. वाकड़कर, एच.डी. संकालिया या फिर व्हीलर ने? तो नौदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. संकालिया ने। और यह स्थित कहाँ पे, ये भी आपको बताना है। तो यह है मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट स्थित है। और एच.डी. जो संकालिया थे ये दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा या फिर ब्रह्मगिरी? तो यह संबंधित है संगनकल्लू से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। ये कहाँ पे? ये कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है संगनकल्लू। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ सकता है कि संगनकल्लू किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक के बेलारी जिले में है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अधिकांशतः मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये लोग दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर की तरफ। ये मान लीजिए ये अगर उत्तर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर इनका सर होता था और इधर इनका पैर होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर? तो मानव समाज जो है किस पर आश्रित होता है? ये होता है अर्थ संस्कृति पर। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। मानव समाज जो है अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण विलक्षण होता है, जिसके सांचे में ढलकर वह अपने विभिन्न दायित्वों का सम्यक निर्वहन करता है। यानी कि संस्कृति के ढांचे में ढलकर वह अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रहृदयों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? जे.एच. मैके, जॉन मार्शल, व्हीलर या फिर ऑरेल स्टाइन ने? तो यह दिया था H.J. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहृदय या फिर सुरकोटडा? बताना है। ऑप्शन 1, 2, 2 एवं 3, 2, 3 एवं 4, 1, 2, 3, 4। इसमें से कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो ये जो है 2 और 3 स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि मोहनजोदड़ो और चंद्रहृदय। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद? वैदिक संहिताएं, तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, उसके बाद फिर उपनिषद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब या फिर झेलम? तो यह कि किसके रूप में की जाती है? अस्किनी। अस्किनी जो है ये प्राचीन नाम है और आधुनिक किस नदी के नाम से इसको जाना था? तो इसको जाना था अस्किनी के नाम, सॉरी चेनाब के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आपको बताना है कि ब्यास, रावी और झेलम को किस नाम से जाना जाता था। चलिए मैं कुछ बता देता हूँ आपको। परसुड़ी को, इसको रावी को बोलते थे परसुड़ी, इसको बोलते थे परसुड़ी, और झेलम को बितस्ता, अब ब्यास को आपको बताना है कि ब्यास को किस नाम से जाना जाता था। ब्यास आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल या फिर मत्स्य, सूरसेन? तो किसको समझाता था? ऑप्शन नंबर ए अंग और मगध को आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण? तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, उपाली, महाकश्यप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी को भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर आजीवकों का? तो ये किसका था? ये था जो है आपके जैन धर्म का, यानी कि आप
यापनी जो एक संप्रदाय है, ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिषद। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भागवत सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यौधेय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? नियार्कस, आनेसिक्रिटस, डायमेकस या फिर अरिस्टोबुलस। तो सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? तो ये जो है डायमेकस नहीं आया था, बाकी निराकस भी आया था, आनेसिक्रिटस भी आया था और अरिस्टोबुलस भी आया था। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने जीत लिया था पहली बार? बिंदुसार, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त ने। तो इसको जो जीता था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन देखता था? पोन वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम या फिर संवत्सर वारियम। तो कौन था ये? ये था टोट्ट वारियम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उद्यान प्रशासन टोट्ट वारियम, वार्षिक समिति संवत्सर वारियम और तालाब समिति एरी वारियम से संबंधित था। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं नोट कर लेना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित था? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो ये काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। और जो ये अवस्थित था ये था बिहार में। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, लक्ष्मण सेन या फिर विजय सेन। तो ये किसको प्राप्त है? ये लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लक्ष्मण सेन ने 1178 से 1206 सेन वंश के शासक थे। इनके द्वारा ही नया संवत चलाया गया, जिसे लक्ष्मण संवत के नाम से जानते हैं। गौडवह के रचयिता कौन है? हरिसेन, आर्यभट्ट, वाक्यवती या फिर बाणभट्ट। तो कौन रचयिता हैं? ये हैं वाक्यपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज, जयानक या फिर नयनचंद सूरी। तो ये कौन है? ये हैं जो इसके लेखक हैं वो हैं जयानक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर लक्ष्मण सेन ने। तो किसने कराया था? ये कराया था धर्मपाल ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? 1685, 1686, 87 या फिर 1684 में। कब की थी? ये की थी 1686 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, विश्यास, सूबा या फिर सरकार। तो जानते थे इसको सरकार के नाम से। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? वर्नियर, करेरी, मनुची या फिर ट्रेवरनियर। तो यह नियुक्त किया गया था मनुची को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह किसके शासनकाल में किया गया था ये भी आपको बताना है। तो ये 1653 से 1708 जो एक इतावली यात्री था, इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में कार्य किया। लेकिन दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। ठीक है, पहले ये तोपची का काम किया, उसके बाद इसने क्या किया? चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। इसमें बताना कौन सा करेक्ट है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कथन सही है परंतु कारण गलत है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद, मंसूर, दशवंत या फिर अबुल हसन। तो यह किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? दारा सिकोह, फैजी, बदायूनी या फिर ताजुल माली।
तो यह किसने किया था? ये किया था ताजुल माली ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे वो कौन था? राजा उमेद सिंह, राजा राम सिंह, राजा छत्रसाल या फिर राजा सावंत सिंह? तो ये कौन था? ये था राजा सावंत सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीकट, भरूच, कैबरे या फिर सूरत? तो यह कहाँ था? यह था सूरत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल मक्का कहा जाता था, क्योंकि इसी बंदरगाह से यात्री मक्का की यात्रा के लिए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसी रास्ते से जो यात्री थे ये मक्का के लिए जाते थे। तो चलिए 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आपने कितना सही किया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कोई भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो, कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करिए, हम उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।